गुड इवनिंग। वेलकम टू संकल्प सिविल सर्विसेज। दोस्तों, 72वीं बीपीएससी में अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए संकल्प सिविल सर्विसेज के द्वारा आप लोगों की तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए कैप्सूल कोर्स, हर सब्जेक्ट का कैप्सूल कोर्स लाने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा और इस प्रकार से कराया जाएगा कि आपका कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं। और आज पॉलिटी की क्लास में सर्वप्रथम प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, आज सर्वप्रथम जो क्लास होगा वो प्रस्तावना का होगा। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना पे किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। प्रस्तावना, इसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रस्तावना आखिर है क्या, प्रियम्बल का अर्थ क्या होता है। तो आइए देखिए, प्रियम्बल एक लैटिन शब्द प्रैम्बुलस से लिया गया है। प्रियम्बल लैटिन शब्द प्रैम्बुलस से लिया गया है और प्रैम्बुलस का अर्थ होता है आगे खड़ा होना, आगे खड़ा होना। दोस्तों, आप जब कभी भी कोई पुस्तक खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि पुस्तक की शुरुआत में, मतलब पुस्तक के शुरुआत में सबसे पहले प्रीफेस होता है या प्राकथन होता है, या उसे हम प्राकथन या प्रीफेस कहते हैं। तो वो क्या होता है? तो किसी भी पुस्तक के पहले जो प्रीफेस या प्राकथन होता है वो उस पुस्तक के का एक निचोड़ होता है, उसमें उस पुस्तक का एक सामान्य परिचय होता है। उसी प्रकार से हमारा संविधान जो है उसकी जो शुरुआत होती है तो वो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से होती है। तो प्रेम्बुलस का अर्थ होता है पहले खड़ा होना, यानी पहले होना। मतलब यह हुआ कि कोई भी पुस्तक जिस चीज से शुरू होती है, कोई भी पुस्तक में जो सबसे पहले होता है उसे ही प्रियम्बल या प्रस्तावना कहा जा सकता है। तो जिस प्रकार से किसी भी पुस्तक की शुरुआत में आप देखेंगे कि प्रीफेस या प्राकथन होता है, तो प्रीफेस या प्राकथन में उस पुस्तक का समरी, उस पुस्तक का निचोड़, उस पुस्तक का एक सामान्य परिचय होता है। उसी प्रकार से हमारा संविधान जो लिखा गया, तो संविधानविदों का यह निर्णय हुआ कि भाई हमारा जो संविधान है वो भी जो है एक प्रीफेस से शुरू होगा, एक प्राकथन से शुरू हुआ होगा, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल और हिंदी में प्रस्तावना का नाम दिया गया। अब मैं समझ सकता हूं कि आप प्रियम्बल का अर्थ क्या है इसको समझ गए होंगे, या प्रस्तावना का अर्थ क्या है इसको समझ गए होंगे। तो प्रस्तावना या प्रियम्बल हमारे संविधान का एक निचोड़ है, एक परिचय है। तो आइए देखते हैं कि प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो देखिए, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, इससे पहला सवाल बनता है कि प्रियम्बल मतलब संविधान में प्रियम्बल जोड़ने का, प्रस्तावना को जोड़ने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, यूएसए। आप देखेंगे कि पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान पहला संविधान है जो प्रस्तावना से शुरू होता है, और हमारे संविधान में प्रस्तावना को रखने का विचार यूएसए से लिया गया है। तो आपका एक
क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि प्रियम्बल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका उत्तर होगा यूएसए। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है, इसको समझिए। दूसरा सवाल है कि हमारे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा, तो इस पे जो है कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर ये भी अमेरिका से लिया गया है। नहीं, ये अमेरिका से नहीं लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो मुख्यतः कहां से ली गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि मैंने मुख्यतः क्यों कहा। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि प्रस्तावना की सारी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मैंने मुख्यतः लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि प्रस्तावना का जो ओपनिंग फ्रेज है, प्रस्तावना का जो प्रथम पंक्ति है, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप देखिए कैसे। ये आपके सामने भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है, और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो आप देखिए जो भारत का संविधान है इसकी जो ओपनिंग लाइन है हम भारत के लोग, इंग्लिश में वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी नहीं करके, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेकर के कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आप देखिए कैसे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसका ये प्रियम्बल है, और आप देखेंगे कि इसकी प्रथम पंक्ति इसी प्रकार से है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी आप देखेंगे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यूएसए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो ओपनिंग लाइन है, जो प्रारंभिक पंक्ति है, वो कहां से ली गई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए यूएसए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा मुख्यतः कहां से ली गई है, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है, यह एक निचोड़ है। प्रस्तावना क्या है, यह एक संविधान का निचोड़ है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान का एक सार है, यह संविधान का क्या है, एक सामान्य परिचय है, यह संविधान का एक प्राकथन है, यह संविधान का एक प्रीफेस है। ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान का प्रीफेस किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर प्रस्तावना होगा। अब यह प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रस्तावना का निर्माण, इसमें सबसे पहला काम हुआ 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 उद्देशिका प्रस्ताव। हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए, किस प्रकार का उसमें दर्शन होना चाहिए, किस प्रकार का उसमें उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आप देखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जिसे हिंदी में उद्देशिका प्रस्ताव कहते हैं, यह पेश किया गया। और इसी के आधार पर 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना का जो टेक्स्ट है, प्रस्तावना का जो मैटर है, उसको स्वीकृत किया गया। तो आपको याद रखना होगा प्रस्तावना किस पे आधारित है, तो उद्देशिका प्रस्ताव पर प्रस्तावना आधारित है। उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और प्रस्तावना का जो टेक्स्ट है, इसे 17 अक्टूबर 1949 को
स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, और 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को संविधान के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना का एक जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से प्रस्तावना को पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि बीपीएससी हो या आने वाली जो और परीक्षाएं हैं जैसे TRE4, CGL या फिर कोई अन्य परीक्षा दरोगा तो आपको कहीं पर भी पॉलिटी में प्रस्तावना से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, सारे सवाल आपके बन जाने चाहिए। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज। देखिए, ये आपके सामने है प्रथम प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ने के लिए संशोधित किया गया? तो आप जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है, और मूल संविधान में जब प्रस्तावना जोड़ने की बात हुई तो उसी समय आप देखेंगे कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 17 अक्टूबर 1949 इस तिथि को संविधान सभा में बहस हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन शब्दों को मूल प्रस्तावना में जोड़ा जाए, लेकिन BR अम्बेडकर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है पूरे संविधान में, विशेषकर मौलिक अधिकार में इसकी भावना को समाहित किया गया है, और जो समाजवादी शब्द है इसकी भी भावना को हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व एवं कुछ अन्य जगहों पर समाहित किया गया है। इसलिए इन दोनों शब्दों को अलग से प्रस्तावना में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 17 अक्टूबर 1949 को बहस में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द इसको जोड़ने पे प्रस्तावना में इसको जोड़ने के लिए जो बहस हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि इसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिएगा कि आगे चल करके 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया, और उसी के साथ साथ 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को जो है जोड़ा गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न रिपीट कर गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का प्रावधान किया गया है। आर्थिक न्याय, आप देखिएगा हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, दूसरा आर्थिक, और तीसरा, हम लोग बारी बारी से इन तीनों के अर्थ को समझेंगे और ये कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार से लिया गया है, इसको समझेंगे, ताकि अगर बीपीएससी में या यूपीएससी में जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत ना हो। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों रूसी क्रांति से लिया गया है। ये आप सब जानते होंगे, रूसी क्रांति से लिया गया है। अगर रूसी क्रांति में पूछा जाए कि कौन सी, बोल्शेविक क्रांति की मेंशेविक क्रांति, तो आपका उत्तर बोल्शेविक क्रांति होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि रूसी क्रांति से ये तीनों शब्द को जो लिया गया, तो सबसे पहले सामाजिक न्याय, इसका क्या अर्थ है इसको हम समझेंगे। तो आप देखिएगा कि रूस की क्रांति में वर्गहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी,
रूसी क्रांति में एक वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी बनाने का नारा दिया गया था, यानी एक ऐसा समाज जिसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति ना हो, कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ना हो, सब के सब बराबर हों, समाज में कोई भेदभाव नहीं हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो नस्ल का भेदभाव, चाहे वो जाति का भेदभाव, किसी प्रकार का नहीं हो। तो एक वर्गहीन समाज यानी क्लासलेस सोसाइटी रूसी क्रांति में बनाने का निर्णय का नारा दिया गया था। और बाद में आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्वीकार किया गया। अर्थात सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव होना, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का नहीं होना, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव का नहीं होना, सब बराबर, इसे ही हम सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय देखिए यह भी रूसी क्रांति से लिया गया है। कैसे लिया गया है? तो आप देखें कि रूसी क्रांति में नारा दिया गया था लैंड ब्रेड पीस। चूंकि रूस में आप देखेंगे कि रूसी क्रांति के पहले अधिकांश जमीन पर, अधिकांश उत्पादन के साधनों पर केवल बुर्जुआ वर्ग का ही अधिकार था, कुछ जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था उसी का अधिकार था। तो उसमें कहा गया कि भाई लैंड हो मतलब जमीन हो, रोटी हो और शांति, इस सब पे जो है जो समान वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसका अधिकार होना चाहिए। जो समाज का निचला तबका है उसका अधिकार होना चाहिए। मतलब गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो ना के बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए। और हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में भी आर्थिक न्याय के विचार को लिया गया है। और आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय की बात मूल रूप से कहां पे किया गया है? डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों की चर्चा है। और नीति निदेशक तत्व में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य को चाहिए कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। तो क्या देख रहे हैं? आर्थिक न्याय अनुच्छेद 37, मतलब नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, इस तीनों में आप देखेंगे कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है उसको कम करने की बात कही गई है। धन के संकेंद्रण को रोकने की बात कही गई है। महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आर्थिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में तो है ही, साथ साथ में नीति निदेशक सिद्धांतों में भी है। इसलिए इसका उत्तर बी होगा, प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। समझ में आ रहा है जी? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को अपना अधिकार कहां से प्राप्त होता है? आप देखिएगा कि राजा का बेटा राजा बनता है। तो लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो हमारे संविधान में आप देखिएगा कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को अपना अधिकार कहां से प्राप्त होता है, मतलब हमारा जो संविधान है उसको शक्ति कहां से मिलती है। तो आप इसको देखिए, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, भारत के लोग और संसद। तो इसके लिए आपको प्रस्तावना देखना चाहिए। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। मतलब यह हुआ कि भारत के लोग ही जो है वो संविधान का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात संविधान की शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वो भारत के लोग हैं। तो चलिए प्रस्तावना के प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को अपना अधिकार कहां से प्राप्त होता है? तो बहुत इजी है, भारत के लोग से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
साथ साथ में जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द के लिए क्या दर्शाता है? सॉवरीन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से हम इसका उत्तर करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश को हम सोवरेन तब कहते हैं, किसी भी देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब कहते हैं जब उसके आंतरिक एवं बाह्य मामलों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी बाह्य शक्ति का अभाव हो। मतलब वह देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी दूसरे देश या किसी भी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं हो। जब कोई देश ऐसा होता है कि वह अपने निर्णय, चाहे वो देश के अंदर के निर्णय हो या देश के बाहर के निर्णय हो, अगर उसे लेने में वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है, वह किसी पे निर्भर नहीं है, तो वैसे देश को हम सोवरेन या हिंदी में अगर देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? तो जी हाँ, भारत जो है जब उसे स्वतंत्रता मिली और उसके बाद से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, उसके बाद से आप देखेंगे कि ब्रिटिश मोनार्क का सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी नियंत्रण था उसे समाप्त किया गया और भारत को जो स्वतंत्रता के बाद डोमिनियन का दर्जा दिया गया था उसे भी समाप्त किया गया। तो उसके बाद से भारत पूरी तरह से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन कंट्री है। अगर भारत एक सॉवरेन कंट्री है तो प्रश्न उठता है कि भारत यूएनओ का सदस्य है, भारत यूएनओ का सदस्य है, तो भारत अगर सॉवरेन कंट्री है तो वह यूएनओ की बात क्यों मानता है? या तो भारत सॉवरेन नहीं है, और अगर भारत सॉवरेन है तो वो फिर यूएनओ की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। आईएलओ उसकी भी बात भारत मानता है। तो भारत या तो सॉवरेन नहीं है, या फिर अगर सॉवरेन है तो वो फिर यूएनओ और आईएलओ की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या मैटर है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, भारत सॉवरेन कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका प्रश्न है कि अगर सॉवरेन है तो वह यूएनओ, आईएलओ या फिर कोई अन्य विदेशी संस्थाएं हैं उसकी बात मानने के लिए बाध्य क्यों है? तो उसका उत्तर ये है कि भारत ने यूएनओ या किसी भी अन्य विदेशी संस्थाओं की सदस्यता स्वेच्छा से ली है। किससे ली है? स्वेच्छा से ली है, किसी दबाव में नहीं ली है, ठीक है। कि भारत ने यूएनओ की सदस्यता, आईएलओ की सदस्यता या किसी अन्य विदेशी संस्थाओं की सदस्यता स्वेच्छा से ली है, किसी दबाव में नहीं ली है। जब भारत चाहे तो उससे अलग हो सकता है। तो भारत ने अपने हितों को ध्यान में रख करके यूएनओ या किसी अन्य संस्थाओं की सदस्यता ली है। इसलिए ऐसी सदस्यता से भारत की जो सॉवरेंटी है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की जो स्थिति है, वो प्रभावित नहीं होती है। अब एक और इस पे प्रश्न बनता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में मैंने पहला पॉइंट बताया कि वह देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरा हमने बताया कि अगर किसी भी संस्था की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई है तो उससे हमारे सॉवरेंटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, क्या वो अपने क्षेत्र का कोई भूभाग किसी दूसरे देश को दे सकता है या नहीं दे सकता है? बताइए। देखिए, एक सोवरेन कंट्री होने के नाते, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होने के नाते भारत को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी दूसरे देश के किसी भूभाग को अपने में मिला भी सकता है और अपने भूभाग, अपने क्षेत्र, अपने किसी भूभाग को दूसरे देश को दे भी सकता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत का बांग्लादेश से समझौता हुआ था, जिसमें भारत ने अपना कुछ भूभाग बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश का कुछ भूभाग भारत में लिया था। तो आइए अब इस प्रश्न का देखते हैं कि क्या उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द भारत के लिए क्या दर्शाता है? गुटनिरपेक्ष की नीति? नहीं। राष्ट्रपति को नियुक्त करना? नहीं। सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता? नो। बाहरी नियतंत्र स्वतंत्रता? ये उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। किस क्रांति ने भारतीय संविधान में न्याय के आदर्शों को प्रेरित किया? अभी पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं।
आई। फ्रांसीसी क्रांति, यहां से हमने क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हिंदी में देखें, स्वतंत्रता, समता। अब जान लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति से हमने ये 3 शब्द लिए हैं प्रस्तावना में, और इन तीनों का क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई परीक्षाओं में इसका क्रम ही पूछा गया है। पहले स्वतंत्रता है, उसके बाद समता है, उसके बाद बंधुत्व है। इसका क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? और ये हमने यहां से लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? प्रस्तावना जो है क्या सुनिश्चित कर रही है और क्या सुनिश्चित नहीं कर रही है? सामाजिक न्याय, अभी हमने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो प्रस्तावना में उसकी बात की गई है। राजनीतिक न्याय, इसकी भी बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता, इसकी भी बात प्रस्तावना में की गई है। पूजा की समानता, इसकी बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। पूजा की समानता की बात नहीं की गई है, बल्कि वर्शिप मतलब उसके स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है? उपासना के स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात नहीं की गई है। इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। चलिए, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं। उनसे पूछिए कि डेमोक्रेसी क्या है, तो कोई बताएगा कि लोगों का शासन, कोई बताएगा कि टू ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, अब्राहम लिंकन वाला, वो भी गलत नहीं है। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों से ये लेमैन परिभाषा की आवश्यकता की उपेक्षा की उम्मीद नहीं की जाती है। आइए देखते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। और जब भी हम लोकतंत्र को समझेंगे, जब भी हम लोकतंत्र को समझेंगे तो इसे अकेले नहीं समझेंगे, साथ साथ में गणतंत्र को भी समझेंगे। रिपब्लिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, डेमो, लोकतंत्र का इंग्लिश है डेमोक्रेसी, गणतंत्र का है रिपब्लिक। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डेमो का मतलब होता है लोग, पीपल। क्रेसी मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन, नाम से ही है, लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे अंतिम शक्ति लोगों के हाथ में हो, इसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो फिर गणतंत्र की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या गणतंत्र लोकतंत्र एक ही चीज है या इसमें कुछ अंतर भी है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर बहुमत का शासन स्थापित हो जाता है। डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर सिंपल तरीके से डेमोक्रेसी को अपनाया जाए तो बहुमत, चाहे वो बहुमत भाषा के आधार पे हो, चाहे वो बहुमत धर्म के आधार पे हो, या वो बहुमत जाति के आधार पे हो, या वो क्षेत्र के आधार पे हो, जो ज्यादा संख्या में होंगे उन्हीं का शासन स्थापित हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि बहुमत के द्वारा बहुमत के द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं इनके अधिकारों का हनन होता है। मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है कि बहुमत के द्वारा जो अल्पमत में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके मतों का, सॉरी, उनके अधिकारों का हनन किया जाए, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा है। सिंहलियों और तमिलों के बीच में इसी बात की लड़ाई थी। इस तो लोकतंत्र की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए गणतंत्र, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो रिपब्लिक क्या है इसको देखिए। तो रिपब्लिक में आप देखेंगे कि पहली बात है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। मतलब वो राजा का बेटा राजा वाली बात नहीं होगी, बल्कि वो चुना जाएगा और एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चुन लिया गया। अगर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए चुन लिया जाए तो फिर वो रिपब्लिक नहीं होगा। तो इसमें जरूरी यह है कि हेड ऑफ स्टेट
मतलब राष्ट्राध्यक्ष वो कैसा होना चाहिए? चुना हुआ होना चाहिए, चुना हुआ, और निश्चित अवधि के लिए, हमेशा के लिए नहीं, निश्चित अवधि के लिए। ठीक है, तो गणतंत्र में पहली बात यह हुई कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो चुना हुआ होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि गणतंत्र किससे चलता है? रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन, यानी संविधान से चलता है। गणतंत्र क्या है? वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, संविधान से चलता है, एक नियमों की, जो कानून की जो एक लिखित किताब है उसके द्वारा चलता है। ताकि, इसलिए कि बहुमत के द्वारा इस रूल ऑफ लॉ की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि बहुमत के द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाए। मतलब यह हुआ कि रिपब्लिक में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी होता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण भी होता है। आइए एक बार फिर से समझिए। लोकतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, लोगों का शासन, ठीक है, अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में हो। अभी हम तो इसमें बहुमतवाद, अक्सर बहुमत का शासन स्थापित हो जाता है, और इसे दूर करने के लिए गणतंत्र यानी रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लाया गया। रिपब्लिक में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हेड ऑफ स्टेट है वह चुना हुआ होना चाहिए और एक निश्चित अवधि के लिए चुना होना चाहिए। दूसरा क्या है कि यह एक संविधान के हिसाब से चलता है, और इसमें जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं, उनके भी अधिकारों के संरक्षण की बात होती है। ठीक है, तो अब आपका प्रश्न होगा कि सर इस तरह की व्यवस्था दुनिया में कहाँ कहाँ है? बहुत सारे देशों में है। हमारा देश खुद एक रिपब्लिक है, वो एक संविधान के हिसाब से चलता है, उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की भी पूरी बात है। उसी तरह से विदेश में कई और अन्य उदाहरण हैं जिसको देखने की जरूरत है। जैसे स्विट्जरलैंड, जैसे बेल्जियम में आप देखेंगे कि डच और फ्रेंच डच और फ्रेंच मुख्य रूप से दो भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो वहाँ पे ये है कि जो मंत्री परिषद होगी उसमें डच और फ्रेंच दोनों भाषाओं के बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो बराबर संख्या में होगी। ये बेल्जियम में ये प्रावधान है। स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे कि वहाँ पे जर्मन बोलने वाले भी हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रेंच बोलने वाले लोग भी हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कुछ अन्य भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। तो स्विट्जरलैंड में ये प्रावधान किया गया है कि वहाँ पे शासन व्यवस्था स्विस फेडरल काउंसिल के द्वारा चलाई जाएगी, जो मल्टी मेंबर परिषद है, और उसके द्वारा वो शासन चलता है। लेबनान लेबनान में भी है कि प्रेसिडेंट, वहाँ पे मुख्य रूप से दो धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, एक क्रिश्चियंस और एक मुस्लिम्स वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट और पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों पदों को जो है धार्मिक आधार पे बांट लिया गया है कि अगर क्रिश्चियन का एक पद होगा तो एक पद किसका होगा? वो मुस्लिम्स का होगा। तो आप देखेंगे कि रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि इसमें लोगों का शासन तो हो ही, लेकिन साथ साथ में और क्या हो, तो आप देखिएगा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम संख्या में हो, तो उनके भी अधिकारों की रक्षा की बात होती है। और इसके उदाहरण भारत सहित कई देशों में हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जैसे बेल्जियम, जैसे लेबनान। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? पहला है संवैधानिक राजतंत्र, ये नहीं होगा। वंशानुगत तो है नहीं। लोकतांत्रिक राजतंत्र तो है नहीं। लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये हमारा उत्तर होगा। मतलब लोकतांत्रिक भी हो और गणतंत्र भी होना चाहिए। इसीलिए इसका उत्तर देने के पहले मैंने लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों शब्दों का अर्थ बताया। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है ही, लोगों के हाथ में सत्ता है ही, लेकिन साथ साथ में
गणतांत्रिक भी है, मतलब कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की बात है, और हमारा देश की शासन व्यवस्था वो संविधान के द्वारा चलती है। ठीक है, एक लिखित संविधान के द्वारा चलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। तो हमारे प्रस्तावना में ये जो शब्द हैं उनका सही क्रम क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वतंत्रता, समता, नहीं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो हमने बताया था कि स्वतंत्रता, समता, पिछले प्रश्न में आप देखिएगा, स्वतंत्रता, समता, जब हम बता रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या लिया गया है प्रस्तावना में, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का क्रम हमने बताया था कि इसका क्रम पूछता है। देखिए अगला प्रश्न में आ ही गया, और न्याय जो है वो इसके पहले है। तो क्रम जो है हमारे प्रस्तावना में आप देखेंगे कि कई बार कुछ चीज़ों का क्रम पूछा हुआ है, जैसे 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, अन्य कई जगहों पे पूछा हुआ है। तो एक बार हम बता देना चाहते हैं प्रस्तावना को निकाल करके कि कहाँ कहाँ पे आपको क्रम का ध्यान रखना है। देखिए कहाँ कहाँ पे आपको क्रम का ध्यान रखना है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो 5 शब्द हैं इसका क्रम आपको याद रहना चाहिए। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसका क्रम याद रहना चाहिए। पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है, फिर राजनीतिक न्याय है। इसके बाद से 62वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये पांचों का क्रम जो है आपको याद रहना चाहिए। ये 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसके बाद न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, बंधुत्व, इसका भी क्रम आपको याद रहना चाहिए। तो पूरे प्रस्तावना में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रम था जिसे पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, ये आपको याद रहना चाहिए। ये वाला हो गया था। चलिए, ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें क्या होगा? राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? पहला है कि संविधान सभा द्वारा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर संविधान सभा ने ही वोटिंग किया था और इसीलिए संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत है। नहीं, भारत की संसद के द्वारा नो, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा नो, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, आप देखिएगा कि हमारा जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही भारत के लोक से होती है, और जब उसको पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रस्तावना है वो जो हमारा संविधान है वो भारत के लोगों के द्वारा ही समर्पित किया गया है, आत्मर्पित किया गया है। तो संविधान सभा जो है उसे भारत के लोगों ने ही चुना था, इसीलिए अंतिम रूप से आप देखिएगा कि अगर सवाल आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो आप कभी भी संविधान सभा उत्तर मत दीजिएगा, भारत की जनता आपका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, पहला ही सेंटेंस है हम भारत के लोग। तो अगर सवाल आपसे पूछे कि हमारे भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो आप बताइएगा कि भारत के लोग हैं, भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब ही हुआ कि ये पता चल रहा है कि संविधान को शक्ति जो है भारत के लोगों से प्राप्त होती है। संविधान को अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो भारत के लोगों से प्राप्त हो रही है। तो हम भारत के लोग का अर्थ हुआ कि भाई वो संविधान के शक्ति का स्रोत है। शासन के ध्येयों का विवरण ये भी है। संविधान को लागू करने की तिथि ये नहीं है। आप देखेंगे कि प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है 26 नवंबर। क्या है?
26 नवंबर 1949, इस डेट का मेंशन है हमारे प्रस्तावना में। और ये वो तिथि है जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया, ठीक है ना, पारित किया गया, इनेक्ट किया गया। तो 26 नवंबर वो तिथि नहीं है जिस दिन संविधान को लागू किया गया, वो तिथि नहीं है। 26 नवंबर वो तिथि है जिस दिन संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, इनेक्ट किया गया, आत्मर्पित किया गया, ठीक है। तो देखिए, संविधान को लागू करने की तिथि का मेंशन हमारी प्रस्तावना में नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। केवल 16 अनुच्छेद जो है, 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू हुए थे। जो शेष संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो कई बार आपसे पूछ देता है कि ये जो 16 अनुच्छेद है वो कौन कौन है। अगर आपसे पूछ देता है तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू होता है, उसका केवल कुछ भाग ही लागू होता है। केवल 16 अनुच्छेद, ये संख्या पूछा हुआ है, कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16। वो कौन कौन से हैं जी, 5 से 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो ये टोटल जो है 16 अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। शेष संविधान बाद में लागू हुआ था। तो इसमें ये वाला उत्तर हो जाएगा कि संविधान को लागू करने की तिथि का प्रस्तावना में कोई भी वर्णन नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कानूनी या वैधानिक प्रकृति क्या है। मतलब यह हुआ कि क्या प्रस्तावना को आप न्यायालय में जाकर के लागू करवा सकते हैं, यह परिवर्तनीय है, नहीं। आप प्रस्तावना को न्यायालय में जाकर के लागू नहीं करवा सकते हैं, यह परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, नो, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। नेक्स्ट, किस प्रख्यात न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र पूछा हुआ प्रश्न है। तो मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है और उसका जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का एक परिचय है, एक निचोड़ है, एक आत्मा है, एक सारांश है। तो देखेंगे कि परिचय पत्र, प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा था, परिचय पत्र कहा था। K. मुंशी, इन्होंने क्या कहा था, राशिफल, राजनैतिक राशिफल, पॉलिटिकल होरोस्कोप। तो अगर आपसे पूछे कि होरोस्कोप किसने कहा, के मुंशी, पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा, के मुंशी, राशिफल किसने कहा, के मुंशी, या राजनीतिक राशिफल किसने कहा, तो के मुंशी, सर अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है। इनकी भारतीय संविधान में बहुत रुचि थी और आप देखिएगा कि इन्होंने इसे क्या कहा है, की नोट कहा है, की नोट, की नोट। आप देखेंगे कि म्यूजिक जो होता है, संगीत जो होता है, उसमें एक ऐसा नोट होता है जिसके आधार पे पूरा म्यूजिक बनता है, उसे हम की नोट कहते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान का की नोट कहा है, ठीक है। तो ये बी आर अम्बेडकर के बारे में आप देखेंगे कि कई बार जो है कह दिया जाता है कि क्या बी आर अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, नहीं। बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ना कि प्रस्तावना को। नेक्स्ट, वह उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना, पहले ही हमने चर्चा किया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब, 13 दिसंबर 1946
22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में जो एमसीक्यूज थे वो समाप्त हुए। अब दो और कॉन्सेप्ट है जो आपका जानना जरूरी है। उसके बाद से प्रस्तावना पे कहीं भी कोई भी प्रकार का कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे, फैक्चुअल सवाल पूछे, सब आपका बन जाएगा। आप देखिए दो और कौन सा सवाल है। एक सवाल है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये दोनों सवाल का उत्तर हम एक साथ देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रस्तावना का पहला सवाल है कि क्या इसमें संशोधन हो सकता है और क्या यह संविधान का अंग है कि नहीं। इस दोनों का उत्तर हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है बेरुबारी वाद 1960, इसको याद रखना जरूरी है। और दूसरा केशवानंद भारती वाद 1973, ये दोनों को याद रखिएगा तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बेरुबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, अंग नहीं है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन केवल संविधान में हो सकता है। तो जो संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। तो चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। बेरुबारीवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। दूसरा कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। केशवानंद भारतीवाद में जस्ट इसके विपरीत निर्णय दिया जाता है और इसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और चूंकि अंग है इसीलिए अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचा में नहीं। मूल ढांचा में नहीं। तो प्रस्तावना में इतना ही था। आप इस एमसीक्यूज को एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और देखिएगा कि कोई भी परीक्षा का प्रश्न हो आपसे छूटेगा नहीं। इसी प्रकार से संकल्प सिविल सर्विसेज के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्पेशली जो 72वीं बीपीएससी है, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि समय कम है और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इसके लिए इस तरह के कैप्सूल कोर्स को एमसीक्यू बेस्ड तरीके से तैयार किया गया है। और डेली जो है ये तैयार होगा, ये जो है प्रसारित किया जाएगा, इसको अपलोड किया जाएगा। और अभी पॉलिटी चल रहा है, धीरे धीरे बाकी विषयों का भी जो है इसी प्रकार से जो है कैप्सूल कोर्स आपके सामने आएगा। थैंक यू सो मच।